नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों को मासूम कहना जायज है? क्या जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को अपनी मनमानी करने की अनलिमिटेड आजादी दी जा सकती है? ये सवाल सुनकर आप सब यही कहेंगे कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के विचारों में अलगाववाद की मात्रा बहुत ज्यादा है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने वालों को मासूम बच्चों की श्रेणी में डाल दिया है। उनका मानना है कि आतंक के रास्ते पर चलने वाले लोग एमएलए या एमपी बनने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाहिर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सुनकर अलगाववादियों और आतंकवादियों का खून आज बढ़ गया होगा और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। जाहिर है कि आतंकवादी ऐसी ही सोच वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये नेता आतंकवादियों को अनलिमिटेड आजादी देने की वकालत करते हैं। ये बात आज एक विश्लेषण की मांग करती है। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में शमशान, कब्रिस्तान और कसाब के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो गई और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गधे का महत्व अचानक इतना कैसे बढ़ गया। ये वो शब्द हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल खूब ट्रेंड कर रहे हैं और इसके पीछे एक चुनावी गणित है। हम ये गणित आज आपको समझाएंगे, क्योंकि चुनाव के मौसम में कोई भी शब्द यूं ही नहीं बोला जाता। उस शब्द के पीछे कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई मकसद या रणनीति जरूर होती है। और इसके बाद हम सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले भारत के डिप्रेशन का डीएनए टेस्ट करेंगे। WHO की एक नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो एंग्जाइटी यानी चिंता से जुड़ी हुई घबराहट के शिकार हैं। भारत में मानसिक रोगियों का इलाज कराने की बजाय लोग उन्हें ताने मारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सच ये है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि आपके घर में आपका कोई करीबी व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हो, क्योंकि शुरुआत में डिप्रेशन के शिकार लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और आज महाशिवरात्रि है। हम आप सबको इस महापर्व की शुभकामनाएं देते हैं और आज इस उपलक्ष्य में हम आपको डिप्रेशन का संहार करने वाले भगवान शिव के एक फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। भगवान शिव के आचरण और विचारों से आप तनाव मुक्त जिंदगी जीने का तरीका सीख सकते हैं। ये आज का आध्यात्मिक विश्लेषण होगा जिसे देखकर आप सब खुश हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानपुर रेल हादसे में पड़ोसी देश का हाथ था। गोंडा में आज चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जांच में सामने आया है कि हादसे की साजिश सीमा पार रची गई। बिना किसी पार्टी के उम्मीदवार का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को ना चुने जो देश के खिलाफ साजिश करने वालों की मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान शिव की तरह देश के लोगों के पास भी तीसरी आंख है और जिससे वो देख लेते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सैकड़ों लोग मारे गए और वो अकस्मात से नहीं, पुलिस ने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। यूपी के 5वें चरण के चुनाव के लिए आज भी जोर शोर से प्रचार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में रैली की। उन्होंने कहा कि जनता के पास भगवान शिव की तरह तीसरा नेत्र है। पिछले 3 महीने में जहां जहां चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने अपने वो तीसरे नेत्र की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। वहीं अयोध्या की चुनावी रैली में अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी देश के लिए सबसे बड़ा धोखा है। जनता इनको हटाना चाहती है क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है जनता को। कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला दीक्षित ने कहा है कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में शीला दीक्षित ने कहा कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। वो अभी उम्र के 40वें दौर में ही हैं। इस उम्र में उनसे पूरी तरह मैच्योर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। शीला के बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, लेकिन राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताती रही बीजेपी ने उन पर चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। आज मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। शिला जी
आपकी बात तो पूरा देश मानता है। राहुल गांधी के बारे में इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, हंसराज भारद्वाज और गुफरान आजम जैसे कांग्रेस के कई और नेता भी सवाल उठा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में आतंक को हक की लड़ाई बताने के अपने बयान पर कायम हैं। फारूक ने जी न्यूज के प्रोग्राम ताल ठोक के में कहा कि उनके बयान में कुछ गलत नहीं। सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सर, आप लड़कों को भड़का रहे हैं, आपको नहीं लगता क्या? मैं भड़काता नहीं हूँ भैया, न मैंने कभी भड़काया है। सर, आपकी बातें भड़का रही हैं। से खुद खिलाफ हूँ आतंकवाद के। फारूक ने कल आतंकियों के समर्थन में बयान देते हुए कहा था कि कश्मीर के युवा हक के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, तुमची करबेली जुबान असली बनूं हक इस्लाम जमीन अनेक मालिक छुस तुम छो किधर मचड़ा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग उन्हें ना भूलें जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। बीजेपी ने फारूक के बयान को देश विरोधी बताया। कांग्रेस ने भी फारूक के बयान की निंदा की। फारूक साहब का बयान सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होता है। जब वो पावर में होते हैं तब इनको ऐसे एंटी नेशनल बयान याद नहीं आते, लेकिन अब वो पावर से बाहर हैं तो इसलिए उनको एंटी नेशनल बयान याद आ रहे हैं। जैसा समय होता उसके मुताबिक वो बयान देते हैं। इस बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए। कश्मीर के शोपिया में शहीद हुए सेना के जवान गुलाम मोहिउद्दीन राथर को आज सुपुर्दे खाक किया गया। बुधवार देर रात आतंकियों ने शोपिया में घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। राजस्थान के रहने वाले शहीद विकास सिंह गुर्जर का भी आज अंतिम संस्कार किया गया। इसी हमले में केरल के MJ श्रीजीत भी शहीद हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। यूपी के उन्नाव में शिवरात्रि के जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प में कई लोग घायल हो गए। 2 पक्षों में झगड़ा शिवयात्रा के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने की वजह से शुरू हुआ। हालात काबू में करने के लिए फोर्स बुलानी पड़ी। कुछ लोगों के राजनीतिक तत्वों के माध्यम से ही आपस में हल्की झड़प हुई थी। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, स्थिति एकदम सामान्य है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी और शिवसेना फिर हाथ मिला सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए क्योंकि दोनों का आधार हिंदुत्व है। त्याच्यामुळे एकंदरीतच यश जे आहे आणि मला असं वाटतं की आमच्याकरता अतिशय महत्त्वाचं आहे। आम्ही निश्चितपणे त्यांच्या अपेक्षांची परतफेड केल्याशिवाय राहणार नाही असा माझा दृढ विश्वास आहे। बीएमसी में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने संकेत दिए हैं कि वो मेयर पद से कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी पर दबाव बढ़ाने के लिए शिवसेना ने आज 2 निर्दलियों को पार्टी में शामिल कर लिया। माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने स्वयं कहा है कि मेयर शिवसेना का ही होगा। वहीं बीजेपी अपनी रणनीति तय करने के लिए आज रात कोर कमेटी की बैठक करेगी। उद्धव ने भी कल अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। कल मणिपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली के विरोध में 6 उग्रवादी गुटों ने बंद का ऐलान किया है। इम्फाल में होने वाली पीएम की रैली से पहले 2 जगह से हैंड ग्रेनेड और बम भी बरामद हुआ है। पीएम की रैली से पहले बीजेपी ने दावा किया है कि मणिपुर के सीएम इबोबी सिंह के भ्रष्टाचार का फायदा उन्हें मिलेगा। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बहुत अच्छे एक प्रकार के सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं। लोग 15 साल की इबोबी सरकार के शासन से त्रस्त है। जबकि कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में मोदी की रैली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस ने मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। मोदी क्या करेगा? मोदी भी आदमी है, वो तो ईश्वर नहीं है ना, वो कृष्ण नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये सभी भगवान लोग आकर इधर में कांग्रेस सरकार नहीं टूटेगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी दांग विमसाई पुल ने जी न्यूज को बताया कि कलिखो पुल पिछले 8-9 सालों से भ्रष्टाचार को लेकर परेशान थे। शायद वो ये सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम और हमारा जो नेता लोग जो जिस तरह से आज के दिन में करप्शन इतना बढ़ रहा है, वो सबसे शायद उब गए, इसलिए भी ऐसा कदम उठाया।
कलिखो पुल के बेटे ओजिंगसो ने दावा किया है कि कलिखो पुल ने जिससे सुसाइड नोट लिखवाया था वो अब लापता है। उनका एक स्टाफ था जिसने लिखा था उनके साथ। तो बेटा उनका नाम क्या है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। उनका नाम क्या है? श्याम नाम था उनका। तो अब शाम कहाँ पर हैं? वो अभी फिलहाल तो गायब है। पुल के परिवार ने अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से समय मांगा है।